हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 14th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट अस डिस्कस द पीडीएफ व्हिच वाज गिवन एट द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 13 which is based on ideal and non ideal solution plus azeotropic mixtures। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी वो पीडीएफ ओपन कर लीजिए। पीडीएफ का नाम है सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज लेक्चर नंबर 14 क्लास वर्क नाम दिया इसका। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, which one is not equal to 0 for an ideal solution। कौन सा वैल्यू 0 नहीं होता है आइडियल सोल्यूशन के लिए? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होता है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट 0 फॉर वेदर इट इज आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ऑप्शन बी। Second question, a solution containing two components A and B follows Raoult's law। ठीक है, ए बी अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन, अगर वो फॉलो कर रहा है, अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब वो कौन सा सोल्यूशन हो गया बच्चों? आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है इसका मतलब वो आइडियल सोल्यूशन है। तो जितना स्ट्रेंथ ए बी इंटरेक्शन का होगा उतना ही ए का भी होगा और उतना ही बी बी इंटरेक्शन का भी होगा, राइट। तो ए बी attraction force remains same as what AA and BB, that is option C हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर थर्ड, the total vapor pressure of a mixture of 1 mole of A जिसका वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म 150 दिया है एंड 2 moles of B जिसका वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म दिया है 240 इज 200 टॉर। इन दिस केस ये राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा या नहीं करेगा? तो हम लोग क्या निकालेंगे? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर निकालते हैं और ऑब्जर्व वेपर प्रेशर हमको दिया है। What is the observed vapor pressure बच्चों? Yes sir, it is 200. Very nice। तो कहने से कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? यही तो फॉर्मूला है हमारे पास, P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B, यही फॉर्मूला यूज करना है। P नॉट A का वैल्यू दिया है 150 इंटू 1/3 प्लस इसका वैल्यू दिया है 240 इंटू 2/3, करेक्ट है? सो टेल मी, दिस इज गोइंग टू बी 50 एंड दिस इज गोइंग टू बी 80। 80 टू द 60, 60 प्लस 50, सॉरी 160 प्लस 50, दिस इज 210। तो मुझे एक बात बताओ, ऑब्जर्व जो है बेटा वो इससे क्या आ रहा है? कम आ रहा है पक्का। तो इसका मतलब इट शोज इट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन विद डैश डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। कम आ रहा है ना बेटा, तो नेगेटिव डिविएशन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दिस इज अ नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम डैश लॉ, राउल्ट्स लॉ, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, The binary solution of ethanol and N-heptane। इथेनॉल में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और N-हेप्टेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो बेटा डेफिनेटली इट विल शो डैश डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन। सो इसका आंसर हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी लिक्विड्स। ठीक है ना, इथेनॉल एसीटोन, इसका मैंने लिखवाया था और मैंने आपको बोला भी था कि ये बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म में नेगेटिव डिविएशन होता है बिकॉज दोनों में एज इट इज तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, बट जब दोनों साथ में आ जाते हैं तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। इफ इथेनॉल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, एवरीवन नोज इथेनॉल प्लस वाटर इज व्हाट डिविएशन? एक्सीलेंट, इट इज अ पॉजिटिव डिविएशन। इट इज व्हाट काइंड ऑफ एन एग्जांपल? पॉजिटिव डिविएशन। सो पॉजिटिव डिविएशन है तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, डेल्टा एच ऑफ द मिक्सिंग इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब द प्रोसेस इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा कि डिक्रीज इन वॉल्यूम? वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। सो डेल्टा वी ऑफ द मिक्सिंग इज आल्सो ग्रेटर देन 0, दैट मींस ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द डायग्राम गिवन बिलो इज द वेपर प्रेशर कंपोजिंग डायग्राम फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का अगर ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल तो इस तरीके से आना चाहिए, बट ये तो उससे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा डिविएशन दिखा रहा है? पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो। हाँ, उन्होंने क्या बोला? ए बी इंटरेक्शन। तो अगर ए बी इंटरेक्शन की बात करें तो ए बी इंटरेक्शन पॉजिटिव डिविएशन में क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ए बी इंटरेक्शन जो होगा वीकर देन ए एंड बी बी हो जाएगा। सो इन द सोल्यूशन ए बी इंटरेक्शंस आर स्मॉलर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन। ये हो गया ऑप्शन कौन सा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, 7 का आंसर भी हम लोग ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। एक आध क्वेश्चन हमने खा लिया बेटा लगता है।
यस, नहीं नहीं नहीं, हो गया बराबर, 5 6 उधर 6 इधर लिखा था, ये 7 था, सॉरी 7 हो गया हमारा। अभी आएगा नेक्स्ट वाला है 8th वन। विच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, कौन सा वाला आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाएगा? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन CCl4 एंड SiCl4, ये तो मैंने लिखवाया है, वो तो आइडियल सोल्यूशन है। वाटर प्लस अल्कोहल, दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। वाटर प्लस इथेनॉल हो, मिथेनॉल हो, कोई भी हो बेटा, वो आइडियल सोल्यूशन बनाएगा ही नहीं। तो 8 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, ऑल फॉर्म आइडियल सोल्यूशन एक्सेप्ट, ठीक है ना। फर्स्ट वाला आइडियल बना रहा है बेंजीन एंड टोल्यूइन, सेकंड वाला इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, वो भी आइडियल है। नेक्स्ट फिनाइल क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, वो भी आइडियल है। इथाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल, ये दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग हो गया, तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये आइडियल सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डिविएशन, कौन सा वाला पॉजिटिव डिविएशन नहीं दिखाएगा? तो बच्चों ये मैंने आपको लिखवाया था, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ये नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा वैल्यूज और एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11, अ सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड बॉइल्स एट अ टेम्परेचर मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर, बॉइल्स एट अ टेम्परेचर मोर देन, इसका मतलब क्या हुआ? इट शोज अजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन होगा तो आपको ढूंढना है बेटा नेगेटिव डिविएशन, उन्होंने ऑप्शन ही नेगेटिव डिविएशन दिया है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच केस द राउल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, राउल्स लॉ बेटा उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है जो डिसोशिएट या एसोसिएट होता है। अगर मैं बात करूं यूरिया की, ग्लूकोज की, सुक्रोज की, तो ना तो वो एसोसिएट होता है ना ही डिसोशिएट होता है। बट NaCl होता क्या होगा? इट विल ब्रेक अप इनटू व्हाट एंड व्हाट, Na+ एंड Cl-, मतलब ये क्या हो रहा है? डिसोशिएट हो रहा है, और डिसोशिएट होगा तो उसके लिए राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब क्या? मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब नेगेटिव डिविएशन, ठीक है ना। मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन इसमें से कौन बनाएगा? यस, एसिड एंड वाटर, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज बाकी सब तो, थर्ड ऑप्शन तो बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन है, और बी ऑप्शन क्या है? वो पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा, बिकॉज इथेनॉल एंड वाटर है। देखो इथेनॉल प्लस वाटर पॉजिटिव डिविएशन है, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 14, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इज लेस देन द वाटर एंड इथेनॉल मिक्सचर, इसका मतलब लेस दिखा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मिनिमम बॉइलिंग है, और मिनिमम बॉइलिंग कब होगा? इसका मतलब वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इट शोज डैश डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन। तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम डैश लॉ, राउल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव डिविएशन होगा, बराबर है। नेगेटिव डिविएशन वाला बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इंडिविजुअली दोनों में किसी के पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज द PDF डिस्कशन व्हिच वाज गिवन एट द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 13 के एंड में जो PDF दिया था उसका डिस्कशन किया हमने। आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप इसका फोटो ले लो। Okay students, so let us start with the second qualitative property. It is a very important, elevation in boiling point. Now students, before starting elevation in boiling point, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि what is the meaning of boiling point. Now बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब मैं ऑफलाइन में पूछता हूँ कि what is the meaning of boiling point और what is the definition of boiling point, तो 80 to 90% स्टूडेंट बोलते हैं it is the temperature at which the liquid boils. ये स्टेटमेंट या ये जो डेफिनेशन आप बोलते हो वो गलत है बेटा, वो आप लोग स्कूल सेक्शन में पढ़े होंगे, बट ये डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का जहां पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल हो जाता है। सर ये नहीं समझा, आप समझाओ जरा। तो सुनो मेरी बात, इमेजिन करो, मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखना, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको सब चीज़ों को अच्छे से समझना है और सब चीज़ें आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। इमेजिन करो बच्चों, हमारे पास में एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें मैंने एक लिक्विड भर के रखा हुआ है। बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्लोली एक एक चीज़ को समझाऊंगा, ध्यान से सुनना।
इस कंटेनर में हमने कोई भी प्योर लिक्विड डाल दिया या फिर प्योर सॉल्वेंट डाल दिया, राइट ना। यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है ना, इमेजिन करो बच्चों, वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वैक्यूम में तो हम लोग करेंगे नहीं, सपोज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। हमने इस लिक्विड के ऊपर यहाँ पे क्या रखा हुआ है, लीड रखा हुआ है, तो कैन वी से दैट यहाँ पे बेटा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे या नहीं होंगे? यस, डेफिनेटली होंगे। तो अगर यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सरफेस पे भी होंगे और बल्क में भी होंगे। सपोज वी आर एट अ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, से फॉर एग्जांपल, एंड वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट लिक्विड वाटर, ओनली वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ना कुछ तो वेपर्स बच्चों यहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे, इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? यस सर, डेफिनेटली होगा। तो इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे इसमें इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो ये है वेपर प्रेशर। बट जो एक्सटर्नल प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है, वो होता है 760 mm ऑफ Hg। तो अगर मैं इसको साइड बाय साइड ग्राफ से भी समझाऊं आपको, तो आपको और पिक्चर अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन करो मेरे पास में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने एक्स एक्सिस पे बच्चों टेम्परेचर प्लॉट किया है, से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर प्लॉट किया है केल्विन में, और इस एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग ने प्लॉट किया है वेपर प्रेशर। इमेजिन करो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो हमको पता है, समझो ये एग्जांपल के तौर पे 760 mm ऑफ Hg है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। ये प्रेशर है आपका, समझो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P। ये लाइन किसका है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, बराबर है। प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है। बहुत अच्छे से एक एक चीज को पढ़ेंगे। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज प्योर सॉल्वेंट। ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है एट 25 डिग्री सेल्सियस। समझो ये वाटर ही है, इसका वेपर प्रेशर जो होगा बेटा कुछ ना कुछ तो होगा, बट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल नहीं होगा। बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल हो जाएगा तो वो तो बेटा लिक्विड क्या होना चालू हो जाएगा? बॉइल हो जाना चालू हो जाएगा। तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of the liquid becomes equals to atmospheric pressure, ठीक है। तो अभी हमारे लिए यहाँ पे फिलहाल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बच्चों? या तो हम लोग इसको 1 atm ले लेते हैं या फिर इसको 760 mm ऑफ Hg ले लेते हैं। मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इमेजिन करो जो टेम्परेचर है अभी बहुत कम है, 25 डिग्री सेल्सियस है। इस पॉइंट पे समझो सॉल्यूशन का, सॉरी सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। से फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज दिस मच, ठीक है ना। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? सर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के हिसाब से इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आना चाहिए। ये देखो इस तरीके से आएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये किसका ग्राफ है बच्चों? ये है प्योर सॉल्वेंट का। दिस इज अ ग्राफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं और टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा और टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा? और वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पे और वेपर्स बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होते जाएगा बच्चों? बढ़ते जाएगा। तो कहने से अगर मैं इसको ग्राफ में बताओ तो कहने से एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पे वो इस लाइन को टच करेगा, इस लाइन को क्या करेगा? वो टच करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इट इज इक्वल टू विच प्रेशर बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा। इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे T0 से। सर T0 से क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू विच प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स? इस टेम्परेचर पे क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों लिक्विड्स का क्या हो जाएगा? लिक्विड का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर
temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो कैन वी से दैट यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ते गया। एक टेम्परेचर ऐसा आया जब उसका वेपर प्रेशर किसको इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल हो गया, उसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अगर इफ याद रखना, इफ एक्सटर्नल प्रेशर is equal to atmospheric pressure, अगर एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल है, समझो बेटा हम लोग अर्थ के सरफेस पे ही है, देन it is called as normal boiling point। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, सर वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, नहीं बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में फिक्स है। हम लोग अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है तो ही बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। आप अगर माउंट एवरेस्ट जो कि अर्थ सरफेस है, सॉरी माउंट एवरेस्ट जो कि अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर है, राइट ना, अगर वो उसके हाईएस्ट पीक पे जाते हो और फिर आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर चेक करोगे तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया बेटा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से याद रखना, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना, देन इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एंड वाटर के लिए बेटा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। और वो टाइम पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, प्रेशर वो भी कौन सा वाला प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, 180 एम। अर्थ सरफेस पे तो बेटा 180 एम या फिर 760 एमएम ऑफ एचजी होता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात तो मुझे था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट द टेम्परेचर एट व्हिच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना बॉइलिंग क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो कैन वी से दैट वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, वेपर्स जितने जल्दी बनेंगे, उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर आर डैश प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, मेरे पास दो लिक्विड है, एक है लिक्विड ए और एक है लिक्विड बी, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो। मेरे पास दो लिक्विड है, एक है लिक्विड ए और एक है लिक्विड बी, ठीक है। अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं, इसका जो वेपर प्रेशर है, वो कितना है बेटा, 200 है, और इसका जो वेपर प्रेशर है वो है 300 है, बराबर है, एकदम सिंपल। अगर मुझे इसको बॉईल करना है तो इसका वेपर प्रेशर कितना लेके जाना पड़ेगा, 760 mm लेके जाना पड़ेगा, और इसका भी बेटा कितना लेके जाना पड़ेगा, 760 mm ऑफ Hg लेके जाना पड़ेगा, करेक्ट। अगर मुझे इन दोनों का वेपर प्रेशर 760 mm ऑफ Hg लेके जाना पड़ेगा तो कहने से दोनों को हीट करना पड़ेगा, इसको भी हीट करना पड़ेगा, इसको भी हीट करना पड़ेगा। सो प्लस डेल्टा हीट करना पड़ रहा है। बट मुझे एक बात बताओ, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, सर ऑब्वियसली बी वाले का। तो बी वाले का अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो कहने से बेटा इसको कम हीट करूंगा तभी भी वो 760 जल्दी पहुंचेगा। चलो ऐसे नहीं समझा तो ऐसे समझाता हूँ, इन दोनों में से जल्दी से 760 कौन रीच करेगा, जल्दी से 760 कौन रीच करेगा, ये करेगा। तो इसका मतलब इसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी कि कम हीट में भी ये 760 रीच कर पाएगा, बट इसको ज्यादा हीट देंगे तब जाके वो 760 रीच कर पाएगा। तो मुझे तक किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। तो इसको कम हीट देंगे तभी भी वो इजीली क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट बेटा ए का ज्यादा होगा, क्योंकि इसको ज्यादा हीट देंगे तब जाके बॉइल होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स कीप दिस इन माइंड, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब वो उसको थोड़ा भी हीट दोगे तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच
द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू व्हिच प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस पे ऊपर जाओगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे सर? ये वाला जो लाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो 760 है ना, अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊं, जैसे जैसे मैं हाई ऑल्टीट्यूड पे जाऊंगा, ऊंचाई पे जाऊंगा, तो वैसे वैसे बेटा ये लाइन क्या आती जाएगी? नीचे आ जाएगी। क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा। तो अगर ये लाइन नीचे आएगी तो कहना से बेटा यहाँ पे कट हो जाएगा, ये देखो, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। तो कहने से अगर हम लोग जैसे जैसे अर्थ सरफेस पे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। लेकिन हम लोग बेटा कोई बॉइलिंग पॉइंट को फिक्स करके अज्यूम तो करना पड़ेगा ना, तो इस वजह से हम लोग अर्थ सरफेस पे अज्यूम करते हैं, दैट इज 1 atm पे, दैट इज ऑन अर्थ सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो 1 atm पे जो उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। उसी को बेटा हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो आई थिंक द फर्स्ट पार्ट इज वेरी क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन एकदम अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, किसी भी लिक्विड के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर हम लोग इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं? तो स्टूडेंट्स एक सिंपल सा है, एकदम सिंपल है। अगर हम बात करें, ये वाला एक ग्राफ ले लेते हैं, चलो एक बीकर से स्टार्ट करते हैं। ये देखना है, बहुत आसान टॉपिक है। अगर हमारे पास में एक सोल्यूशन है जिसमें हमने क्या ऐड किया बच्चों? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सरफेस होगा उस सरफेस पे बेटा कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? वाटर के भी मॉलिक्यूल होंगे और सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल होंगे, करेक्ट। सो अगर वाटर के भी मॉलिक्यूल है और ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों सर ऐसा? क्योंकि ये बेटा नॉन वोलेटाइल है कि वोलेटाइल है? नॉन वोलेटाइल है, तो ये वेपराइज होने वाले नहीं है। क्लियर है? और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है, तो बेटा वो क्या करेगा? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड को क्या कर देगा बच्चों? कम कर देगा, है ना, बराबर है। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन वेपराइज होगा? सॉल्वेंट ही वेपराइज होगा, तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा इसमें इसने आधे से ज्यादा चीजें तो बेटा इसने कवर कर ली है जो कि वोलेटाइल नहीं है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा। ये 25 पे जितना था, 25 डिग्री सेल्सियस पे जितना ये था, क्या उतना ही ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उससे कम होगा या ज्यादा होगा? सर ऑब्वियसली कम होगा। तो कहने से अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ये लाइन बेटा यहाँ से शुरू होगी क्या? ये तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा डेफिनेटली। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से शुरू होगा बेटा ये वाला ग्राफ। यहाँ से शुरू होने का रीजन क्या है? बिकॉज इसका वेपर प्रेशर कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ, जब मैं इसका भी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये भी तो बढ़ेगा ना फिर तो ये देखो, इसका टेम्परेचर बढ़ाने से ये भी बढ़ रहा है। ये क्या है बेटा? सोल्यूशन है। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मुझे तो अगर मैं इसको भी अगर ऐसे ही हीट करते जाओ तो कहने से बेटा एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर, ये देखो, जब तक ये लाइन को टच नहीं होगा तब तक बॉईल नहीं होगा। बट स्टूडेंट्स, जिस टेम्परेचर पे देखना, जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट बॉईल हो रहा था, क्या उसी टेम्परेचर पे सोल्यूशन बॉईल हो रहा है? नहीं। ये वाला जो सोल्यूशन है कब तक बॉईल नहीं होगा? जब तक वो इस लाइन को टच नहीं करेगा। जब तक इस लाइन को टच नहीं करेगा तब तक वो बॉईल नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका वेपर प्रेशर में कमी आई या बढ़ गया? ये वेपर प्रेशर कम हुआ, तो इसको और हीट देना पड़ेगा। जब इसको और हीट देंगे तब जाके इसका वेपर प्रेशर किसको इक्वल होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो और हीट देंगे तो बेटा टेम्परेचर में इजाफा हुआ या कमी आई? सर ये तो बढ़ रहा है फिर तो ऐसे ही बेटा टेम्परेचर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। और एक टाइम पे ऐसा होगा टेम्परेचर बेटा किसको इक्वल हो जाएगा? इस टेम्परेचर सॉरी वेपर प्रेशर किसको इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो जैसे ही इसका वेपर प्रेशर किसको इक्वल होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इस टेम्परेचर पे ये भी क्या होना चालू हो जाएगा? बॉईल होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर आया हमको, इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन।
इसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो कहना है इसे बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कि कम हुआ, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, तो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब इंक्रीज होना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कैन वी से दैट यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अभी वो क्या है बच्चों, टी है, टी है, एंड इट इज ग्रेटर देन डैश टी नॉट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, टी है, राइट ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टी है, एंड दिस टी इज ग्रेटर देन व्हाट, टी नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज एन इंक्रीज इन द डैश पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सो कैन आई से देयरफॉर ऑन एडिशन ऑफ डैश नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, हाँ या ना, पक्का। एंड दिस इंक्रीज is known as, this increase in boiling point is known as, this increase in boiling point is known as elevation, elevation in dash point, boiling point। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, elevation in boiling point, एंड इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा टी से। डेल्टा टी मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज नथिंग बट व्हाट, फाइनल कितना है देखो कितना है ये, ज्यादा कौन सा है, टी है कि टी नॉट है, ज्यादा बच्चों टी है, सो टी माइनस क्या आएगा, टी नॉट, वेयर दिस डेल्टा टी इज नोन एज व्हाट, एलिवेशन इन डैश पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इट इज नोन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ हाउ विल यू डिफाइन दिस, हाउ विल यू डिफाइन दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point is defined as difference, it is defined as the difference between, the boiling point of solution, T is the boiling point of the solution, ये solution है ना बच्चों, it is the boiling point of the solution containing what kind of solute, containing non-volatile solute, containing non-volatile solute, ये हो गया T, and the boiling point of pure क्या solvent। कुछ भी याद मत करो बच्चों, चीजों को समझो, and the boiling point of the solvent। तो कहने से बेटा it is a difference, difference मतलब माइनस है ना, इस वजह से difference बोलेंगे, it is a difference between the, T का मतलब क्या है, boiling point of the solution है, ये solution है बच्चों, ठीक है ना, what is this, this is the solution containing what, non-volatile solute। So it is the difference between the boiling point, it is the difference between the boiling point of solution containing non-volatile solute and the boiling point of dash pure solvent। इसी को बेटा हम लोग इसके boiling point को क्या नाम दिया था, T नॉट दिया था। तो डेल्टा T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, it is T minus T नॉट, T minus T नॉट, क्यों, क्योंकि ज्यादा क्या है, T है और ये T नॉट है। इमेजिन करो बेटा मेरे पास 1 लीटर पानी था, उसमें मैंने 10 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। लेकिन सॉल्ट डालने के बाद या यूरिया या सुक्रोज डालने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। तो इमेजिन करो अभी उसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 100.5, कितना आ रहा है बच्चों, पहले कितना, प्योर वाटर का कितना था, 100 था, अभी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 100.5 आ रहा है। तो इसका मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100.5 माइनस 100, दैट इज 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उतना क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया। सो दैट इज नोन एज व्हाट, एलिवेशन इन boiling point। तो elevation in boiling point is defined as the difference between the boiling point of the solution containing non-volatile solute and the boiling point of what solvent, pure solvent। now imagine करो मेरे पास एक और solution है जिसमें मैंने 10 ग्राम यूरिया या 10 ग्राम सुक्रोज की जगह पे 20 ग्राम यूरिया 20 ग्राम सुक्रोज डाला, तो उसका मतलब तो और यहाँ पे ज्यादा चीजें, ज्यादा जगह पे कौन आएगा बच्चों, सोल्यूट आएगा, तो और ज्यादा क्या हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, तो कहना से बेटा उसका जो ग्राफ होगा वो और नीचे से शुरू होगा। तो सपोज यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो यहां से शुरू होता है, इसको मैं सोल्यूशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, और यहाँ पे मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं उसको सोल्यूशन नंबर 2 नाम देता हूं। उसका भी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, उसका भी टेम्परेचर बढ़ाने से वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, बराबर है, इस तरीके से वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बराबर है। लेकिन कहना से बेटा इस टेम्परेचर पे देखो प्योर सॉल्वेंट बॉईल हो रहा था, बट इसका तो वेपर प्रेशर बेटा इस लाइन को टच ही नहीं कर पा रहा अभी भी,
तो कहने से और हीट करना पड़ेगा, और हीट करेंगे और हीट करेंगे और हीट करेंगे। तो जहां पे सोल्यूशन नंबर 1 बॉईल हो रहा है, क्या वहां पे सोल्यूशन 2 बॉईल हो रहा है? सोल्यूशन 2 बॉईल नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल नहीं हुआ है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अभी भी अगर इक्वल नहीं हुआ तो और हीट करना पड़ेगा, और हीट करने के चक्कर में बेटा और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और कहने से बेटा एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जब वो वहां पे क्या होना चालू हो जाएगा? बॉईल। तो कहने से देखो ऊपर उस लाइन को टच हुआ, जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच करेगा उस टेम्परेचर पे वो क्या होना चालू हो जाएगा? बॉईल होना शुरू हो जाएगा। इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो कहना है बेटा ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकंड सोल्यूशन हो जाएगा, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो आप मुझे बता बेटा एलिवेशन ज्यादा किसमें आ रहा है, किसमें एलिवेशन ज्यादा होगा? ये डिफरेंस ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें बेटा सॉल्यूट क्या डाल दिया मैंने? ज्यादा डाल दिया। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ सी, इसको नाम दे देता हूँ डी और इसको नाम दे देता हूँ ई। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, डेल्टा टी फॉर सोल्यूशन 2 क्या होगा? सोल्यूशन 1 के लिए डेल्टा टी क्या होगा? टी माइनस टी नॉट। डेल्टा टी फॉर सोल्यूशन नंबर 2 क्या होगा बच्चों? इट विल बी टी माइनस टी नॉट। ये वाला टी अलग हो जाएगा, ये वाला टी अलग है बेटा, तो इसको मैं T1 नाम दे देता हूँ समझो, और इसको मैं T और इसको T डैश नाम देते चलो। तो फर्स्ट सोल्यूशन के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट सोल्यूशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डेल्टा टी विल बी इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। सेकेंड सोल्यूशन के लिए क्या होगा? टी डैश माइनस टी नॉट हो जाएगा। क्लियर है? अभी जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, यहां तक एक एक चीज मैंने बहुत डिटेल में समझा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन सबको समझा। अभी मैं जो सिखाने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, एकदम ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। अगर हम ध्यान से देखें, ये जो लाइन बीडी है ना, बीडी, और ये जो लाइन ईसी है, इसको आप ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन समझ सकते हो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। ध्यान देना, फॉर डैश सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस we can assume line DB, BD and EC as almost dash line straight line। आप इनको ऑलमोस्ट बेटा क्या मान सकते हो? स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो इस लाइन को बेटा ऑलमोस्ट क्या माना जाएगा? स्ट्रेट लाइन माना जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो अगर ऐसा है, लिसन, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, और मैंने आपको बोला था ऑल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। तो आप मुझे था, मैंने इस बीडी को बेटा ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान के लिया है, और ईसी को भी मैंने ऑलमोस्ट क्या मान के लिया है? स्ट्रेट, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो कैन वी से दैट वी कैन हैव टू ट्राइंगल्स। बोलो कौन सा? एक तो होगा ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, एंड ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम बोलो ए सी ई। ACE लिख सकता हूं मैं, करेक्ट है? तो वापस बोलो ABD एंड ACE, ये दो ट्राइंगल्स हैं। अभी मुझे था अगर ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे बेटा? पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और अगर पैरेलल है तो कहना से बेटा ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो दैट इज अगेन बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हमने 9th-10th में पढ़ा है। सो दैट दीस टू ट्राइंगल्स आर डैश सिमिलर। सिमिलर क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस ऑलमोस्ट क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन है, एंड दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज प्रोपोर्शनली तो कम ही हो रहा है ना बेटा। ठीक है, तो आप मुझे था इस वाले वेपर प्रेशर को बेटा हम लोग पी नॉट नाम दे देते हैं। अभी मुझे था यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा, ठीक है, ये वाला जो वेपर प्रेशर है, इसको भी बेटा हम लोग कुछ नाम दे देते हैं समझाने के लिए। इस वाले वेपर प्रेशर को हम लोगों ने नाम दे दिया है 1, P1 नाम दे देते हैं, और इस वाले वेपर प्रेशर को हम लोग नाम दे देते हैं P2। तो स्टूडेंट्स ये हो गया P1 और ये हो जाएगा P2, बराबर है? अभी ध्यान से सुनिएगा सब लोग, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, ठीक है ना। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है ना, बाय वाई सिमिलर बिकॉज ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ये वाला एंगल इसको इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इसको इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इफ टू लाइंस आर पैरेलल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये 9 में पढ़ा है हमने। ठीक है, चलो वो सब हम लोगों को इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना, ना यहाँ पे लिखना भी नहीं है अपने को, डायरेक्टली सिमिलर लिख देंगे। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो कैन वी से दैट AC अपॉन AB, AC upon AB will be equal to what? AC upon AB will be equal to AE upon AD, AE
अपॉन एडी. व्हाट इज AC बाय द वे? क्या है AC? सर AC इज नथिंग बट T डैश माइनस T. इट इज T डैश माइनस T नॉट. बराबर है. व्हाट इज AB? इट इज T माइनस T नॉट. T माइनस T नॉट. इट इज इक्वल्स टू व्हाट इज AE? AE क्या होगा बच्चों? P नॉट माइनस P2. P नॉट माइनस P2 अपॉन व्हाट इज AD? इट इज P नॉट माइनस P1. इट इज P नॉट माइनस P1. तो कहने से बेटा दिस इज नथिंग बट डेल्टा T फॉर सेकेंड सोल्यूशन. तो इसको मैं डेल्टा T2 बोल सकता हूँ अपॉन दिस इज डेल्टा T फॉर द फर्स्ट सोल्यूशन. सेम वे दिस इज द lowering of vapor pressure delta P for the second solution and the first one is lowering of vapor pressure for the first solution. ठीक है ना. P नॉट माइनस P क्या होगा? lowering of vapor pressure for the first solution and P नॉट माइनस P2 क्या हो जाएगा? It is lowering of vapor pressure for the second solution. तो can we say that यहाँ से क्या पता चला? Therefore we can say that elevation in boiling point delta T का मतलब क्या? Elevation in boiling point is directly proportional to lowering of vapor pressure. It is directly proportional to lowering of vapor pressure. तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट जनरली समझाया नहीं जाता है, ऐसे बोल दिया जाता है डायरेक्टली, बट मैंने उसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया है कि हाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू lowering of vapor pressure. तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग ABD is similar to ACE क्योंकि हमने इन दोनों लाइंस को ऑलमोस्ट क्या मान के रखा है? स्ट्रेट लाइन एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है. ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो आप लोग 9th 10th ज्योमेट्री में CSST लिखते हो ना, वही. उसके बाद में मुझे था AC अपॉन AB विल बी इक्वल टू AE अपॉन AD हो जाएगा. तो अगर मैं वैल्यूज पुट करते जाऊंगा तो कहने से डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P हो जाएगा. तो स्टूडेंट इसी को मैं आगे और कंटिन्यू करने वाला हूँ. आगे और कंटिन्यू करने वाला. ये वाला पार्ट मैं इरेज करूंगा, ये वाला पार्ट एज इट इज रखूंगा बिकॉज मुझे और इसको आगे समझाने के लिए चाहिए. तो स्टूडेंट्स 2 मिनट एक बार रिवाइज करते हैं. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट साइड में रखते हैं. पहले बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट सब लोगों को याद हो जाना चाहिए. बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of the liquid becomes equals to dash pressure atmospheric pressure. अगर atmospheric pressure और external pressure दोनों सेम ही है, ठीक है ना, अगर दोनों इक्वल है then it is called as normal boiling point. अगर आप अर्थ सरफेस पे ऊपर जाओगे तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा 1 atm नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, तो फिर वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा. अगर हम बात करें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की तो 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर या फिर 760 mm ऑफ Hg माना जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. देखो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था तो इसको कम हीट दिया तभी भी बॉईल हो जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? बी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा एज कंपेयर टू ए. क्यों? क्योंकि इसको बेटा इसका देखो वेपर प्रेशर कम है ना, इसका वेपर प्रेशर कम है मतलब इसका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या है? ज्यादा. इसका मतलब इसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा तब जाके बॉईल होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा. अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो स्टूडेंट्स दिस इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नोन एज व्हाट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और प्रॉपर अगर हम बात करें फार्मूला की तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? इट इज डेल्टा T. इट इज इक्वल्स टू T minus T naught. What is this T? This is the boiling point of the solution containing non-volatile solute and T naught is the boiling point of pure solvent. So it is defined as the difference between the boiling point of the solution containing non-volatile solute and the boiling point of what? Pure solvent. ठीक है. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको समझाया बहुत इंपॉर्टेंट है. प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा और सोल्यूशन का ग्राफ और नीचे आएगा. इसके अंदर ज्यादा सोल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर और ज्यादा कम हो जाएगा. ठीक है. डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए दोनों को पैरेलल माना है हमने, और अगर हम थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करें तो डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P आ रहा है. अब इसका फोटो लो, फिर मैं आगे इसको और कंटिन्यू करता हूं. आप इसका फोटो ले लो. Okay students, so let's continue. Delta T is directly proportional to delta P. मतलब elevation in boiling point is directly proportional to lowering of vapor pressure, right? Now, from relative lowering of vapor pressure, we know that अगर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, delta P upon P naught is equals to, अभी हम लोग कोई सम्स तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, so we can use this formula WM B A A B. क्लियर है? तो कैन वी से दैट हम लोग यहां से इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल्स टू WB MA अपॉन
WaMb इंटू पी नॉट लिख सकते हैं। अगर हम बात करें ये जो पी नॉट है इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, फॉर अ गिवन सॉल्वेंट, ध्यान से सुनना, फॉर अ गिवन सॉल्वेंट, किसी भी गिवन सॉल्वेंट के लिए पी नॉट जो होगा और एम ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सॉल्वेंट, ये दोनों बीटा चीजें हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। उसका जो वेट आप लोगे वो डिफरेंट हो सकता है। मैंने 10 ग्राम वाटर लिया, 100 ग्राम वाटर लिया, 1000 ग्राम वाटर लिया, वो अलग हो सकता है। बट उसका मॉलिक्यूलर मास, आप 100 ग्राम वाटर लोगे तभी भी उसका मॉलिक्यूलर मास तो 18 ही है। आप 1000 ग्राम लोगे तभी भी मॉलिक्यूलर मास तो क्या है, 18 है। और उसका वेपर प्रेशर तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। तो कहने से पी नॉट और जो एम ए रहेगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, वो हमेशा क्या है, फिक्स्ड है। तो कहने से lowering of vapor pressure delta P is directly proportional to क्या, WB upon WaMb। एकदम सिंपल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WB अपॉन WA इंटू MB ना। अगर मैं इसको यहाँ पे कंपेयर करूं, डेल्टा P की जगह पे डेल्टा T लिख सकते हैं, बिकॉज डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। सो देयरफॉर डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WB अपॉन WA इंटू MB लिख सकते हैं बच्चों। परफेक्ट। अभी अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट के WB अपॉन WA इंटू MB, वेयर K इज अ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। K को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और ये जो K है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एक कांस्टेंट चीज किसको माना है, सिर्फ पी नॉट और एम ए को माना है। सो इट डिपेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन डैश नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नॉट ऑन इट्स मास। कितना आपने लिया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज पी नॉट उसके ऊपर, और एम ए तो बेटा उसके मास से कोई लेना देना है ही नहीं। तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस के इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा टी बच्चों। सो देयरफॉर वी कैन से दैट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के इनटू WB अपॉन WA इंटू MB। अभी ध्यान से सुनो बच्चों, मैं एक एक केस डिस्कस करूंगा आपके सामने। केस 1 ध्यान दीजिएगा। केस 1, अगर WB अपॉन MB, इसका आंसर है बेटा 1। कितना आंसर है, 1 आए तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है। कितना मोल ऑफ सॉल्यूट है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। ये देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास ही है। सो दिस इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है। और अगर मैं मान लू राइट, अगर मैं मान लू WA बेटा कितना लिया मैंने, समझो सॉल्वेंट का 1 ग्राम लिया, 1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो 1 ग्राम क्या है बेटा, ये इट इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट है। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, डेल्टा टी किसको इक्वल हो जाएगा बेटा, के को इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसको इक्वल हो जाएगा, के को। तो कहना से के का मतलब क्या है, के का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है ना। सो के इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। Boiling point constant is defined as delta T. It is equals to delta T is defined as the elevation in boiling point. Is defined as the elevation in boiling point. It is defined as the elevation in boiling point when when 1 mole of solute, when 1 mole of solute is dissolved in, when 1 mole of solute is dissolved in 1 gram of solvent, when 1 mole of solute is dissolved in 1 gram of solvent, ठीक है ना। जब 1 mole of solute is dissolved in 1 gram of solvent, तब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसी को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये हो गया बेटा केस 1। केस 1 में क्या किया आपने, WB अपॉन MB को कितना लिया, 1 लिया, ठीक है। अभी अगर हम बात करें केस 2 की, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। केस 2 में अगर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, WB अपॉन MB इट इज इक्वल टू, अभी भी मैंने 1 ही लिया है, समझो 1 मोल ऑफ क्या, सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने WA जो है बेटा
उसको मान लिया कितना 100 ग्राम। ये क्या है बेटा, सॉल्वेंट का मास है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा आपका सॉल्वेंट का मास, ठीक है ना। केस 1 केस 2, मेन सबसे इंपॉर्टेंट केस 3 है, बट मैं आपको डेप्थ में समझाने के लिए बेटा केस 1 केस 2 ले रहा हूँ। अगर हम बेटा इसकी बात करें तो देन कैन आई से दिस इज नथिंग बट डेल्टा टी विल बी इक्वल टू क्या के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी का तो वैल्यू 1 हो गया, डिवाइड बाय डब्ल्यू ए का आंसर कितना है 100 है, सो इट इज गोइंग टू बी के अपॉन 100 हो जाएगा पक्का। तो के तो कांस्टेंट है बेटा और 100 भी कांस्टेंट है, तो कहने से दिस इज इक्वल्स टू के डैश, दिस इज नथिंग बट व्हाट के डैश। और इस के डैश को बेटा हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। जो मैं अभी केस 1 केस 2 सिखा रहा हूँ जनरली वो टीचर्स द्वारा नहीं सिखाया जाता है, और इसके ऊपर अगर कभी क्वेश्चन आ जाता तो डेफिनेटली 99.9% स्टूडेंट्स का मार्क जाएगा। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। के डैश को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो कैन वी से दैट यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, के अपॉन 100 को हमने क्या माना है, के डैश माना है, क्या माना है, के डैश। सो कैन वी से दैट देयरफॉर के विल बी इक्वल टू क्या 100 इंटू के डैश, इट इज 100 इंटू के डैश, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे बताइए। इट इज द, अभी जैसे बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को के बोला था, के डैश को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज इक्वल्स टू क्या इट इज द elevation in boiling point, it is the elevation in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 100 gram of solvent। यहाँ पे 100 ग्राम की जगह पे 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट था, यहाँ पे 100 ग्राम आएगा। सो इट इज द elevation in boiling point defined as the elevation in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in, when 1 mole of solute is dissolved in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent, it is equals to 100 gram of solvent। now अगर हम बात करें इस वाले फॉर्मूला में, ठीक है ना, इसको पुट करेंगे, so what will be delta t, delta t will be equal to, अभी मुझे था इस k की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, k की जगह पे 100 k डैश लिख सकता हूँ, so it is going to be 100 k डैश wb upon wa mb, this is your case 2, ठीक है ना, where this k dash is nothing but what molecular elevation constant। जब ये कितने ग्राम के लिए दिया होता है, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट के लिए दिया होगा, तब ये वाला यूज करना है। इज दैट क्लियर ना। अगर हम बात करें बच्चों 100 ग्राम के अलावा केस 3 में हम लोग 1000 ग्राम लेंगे, दैट इज 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जनरली टीचर्स द्वारा डायरेक्ट बता दिया जाता है, बट अपन इसको डिराइव करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें केस 3 की, केस 3 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, WA अपॉन MA, WA अपॉन MA तो अभी भी 1 ही लेंगे, मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ही लेंगे, खाली सॉरी B आएगा यहाँ पे, B खाली हम लोग क्या करेंगे, WA को बेटा कितना लेंगे, 1000 ग्राम ले लेंगे, 1000 ग्राम ले लेंगे, राइट। तो 1000 ग्राम अगर लेंगे तो आप मुझे बता बेटा वहां पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू के अपॉन कितना बच जाएगा, 1000 बचेगा, इसमें पुट करो, बराबर है। के अपॉन 1000 को अपन बोलेंगे के बी, क्या बोलेंगे बेटा, के बी क्यों बोला, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, ये इसका पहला नाम है। और इसका दूसरा नाम है एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसका एक तीसरा नाम भी है, सर बहुत नाम है इसके, तो बहुत सारे नाम है, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो इसके 3 नाम है बच्चों, ठीक है, 3 नाम है। एबिलोस्कोपी का मतलब बॉइलिंग से रिलेटेड वर्ड है। तो मुझे था डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के अपॉन कितना हो जाएगा, 1000। सो हाउ विल यू डिफाइन दिस, डेफिनेशन क्या होगा इसका, डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
When 1 mole of solute is dissolved in 1 gram of the solvent, कि 100 gram of the solvent, कि 1000 gram of the solvent, 1000 gram of the solvent. So molar elevation constant is defined as the elevation in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of the solvent. 1000 gram of the solvent. When it is dissolved in 1000 gram of the solvent, then it is known as molar elevation constant और क्रायोबिलोस्कोपिक कांस्टेंट. ना अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेल्टा टी आएगा इसको बी बोलेंगे. बी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग, ठीक है ना, तो वहाँ पे के बी लिखा है, इस वजह से बी लिखेंगे. अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, सो व्हाट विल बी द न्यू फॉर्मूला? डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, के की जगह पे क्या लिखोगे यहाँ से बेटा? के की जगह पे क्या आएगा? के इज इक्वल्स टू व्हाट? 1000 के बी आएगा कि नहीं आएगा? के की जगह पे क्या लिखोगे? 1000 के बी. सो यहाँ पे आएगा 1000 के बी डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए एम बी. सो दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेम्बर. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, ध्यान से देखना. एक मस्त ट्रिक बताता हूँ. आप मुझे बताओ, यहाँ पे बच्चों जो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी मल्टीप्लाई बाय 1000 है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू मोलालिटी होता है. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू मोलालिटी. सर कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? जरा सोचो, आप मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलालिटी? मोलालिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो कैन वी से दैट ये वाला जो पार्ट है इट इज नथिंग बट व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है. तो कैन वी से दैट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है. एंड डब्ल्यू ए का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट मास ऑफ द सॉल्वेंट. मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है ना. अगर मैं मास ऑफ द सॉल्वेंट लेता हूँ और ये 1000 ऊपर मल्टीप्लाइड इधर आएगा तो डिवाइड आएगा. सो डिवाइड मतलब डब्ल्यू ए अपॉन 1000 आएगा. डब्ल्यू ए अपॉन 1000 मतलब ग्राम्स की जगह पे क्या आ जाएगा? किलोग्राम. सो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन डिवाइड बाय 1000 तो केजी हो गया. तो दैट इज नथिंग बट मोलालिटी ओनली ना. तो कैन वी से दैट ये वाला जो फॉर्मूला है इसको मैं नया फॉर्मूला मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, यहाँ से सब कुछ हट जाएगा खाली केबी को छोड़ के. देखो केबी को छोड़ के बाकी सब मैंने इधर लिख दिया है. तो ये क्या हो जाएगा? केबी इंटू एम हो जाएगा बेटा. केबी इंटू एम. तो कहना से डिप्रेशन की एलिवेशन वहां पे लिखा नहीं है. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मोलालिटी. इसका मतलब इट इज अ डैश प्रॉपर्टी. इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. क्यों? क्योंकि देखो ना ऊपर तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आया ना. मोलालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. तो कहने से and elevation in boiling point is directly proportional to molality. So can we say that elevation in boiling point, therefore elevation in dash point boiling point is a dash property. It is a colligative property because it is directly proportional to molality. It is a dash property बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो स्टूडेंट्स डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या हो गया? केबी इंटू एम. अभी ये सब महाभारत रामायण जो मैंने आपको बताई उसमें से आपको याद सिर्फ थर्ड वाला रखना है. केस 3 आपको याद रखना है बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही पूछा जाता है. ये दोनों तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बट इन केस एंट्रेंस में ध्यान से सुना, अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट दे दिया है तो इसका मतलब दैट इज फॉर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोला है तो इट इज फॉर 1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. ये सब चीजें जनरली नहीं बताई जाती है और इस वजह से बहुत सारे बच्चे मार्क्स लूज करते हैं अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए तो. तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया कि डेल्टा पी इट इज इक्वल टू दिस पार्ट. एंड ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के ऊपर. तो ये जो केबी होगा, ये देखो केबी भी बेटा सिर्फ के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है. और के किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट है. इसमें सोल्यूशन सॉल्वेंट का ही लेना देना है, सॉल्यूट का कोई लेना देना नहीं है. और ये भी बेटा अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आगे इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. यूनिट ऑफ केबी. केबी का यूनिट क्या होगा वो निकालते हैं. राइट नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फॉर्मूला तो हमको पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम है.
तो अगर मुझे यूनिट ऑफ केबी निकालना है, सो कहना है यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी will be equal to unit of delta TB, clear, upon unit of molality, यूनिट ऑफ क्या आ जाएगा, मोलालिटी आ जाएगा। तो कैन वी से दैट डेल्टा टीबी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर बेटा डिग्री सेल्सियस में निकालो या केल्विन में निकालो बेटा, वो तो सेम ही रहने वाला है। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, केल्विन अपॉन मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी, ठीक है ना। तो मोल पर केजी, मोल अपॉन केजी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये केजी ऊपर जाएगा तो इट इज केल्विन केजी पर मोल, ये फर्स्ट यूनिट हो गया। केल्विन केजी पर मोल लिख सकता हूं इस तरीके से। आप टेम्परेचर बेटा डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस निकालो या केल्विन में निकालो, वो तो सेम ही होने वाला है। तो इसका दूसरा यूनिट क्या हो सकता है बच्चों, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ठीक है। और इसका तीसरा यूनिट इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, केल्विन अपॉन मोलालिटी को स्मॉल एम भी लिखा जाता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, केल्विन मोलालिटी रेज टू -1, स्मॉल एम रेज टू -1, ठीक है ना। दिस इज नॉट किलोमीटर इनवर्स, दिस इज केल्विन मोलालिटी रेज टू -1, ठीक है। तो ये हो गया बेटा केबी का वैल्यू। द केबी जो होता है स्टूडेंट्स, अगेन आई एम राइटिंग हियर, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसका सोल्यूट से कोई लेना देना नहीं, मैंने मैथमेटिकली प्रूव भी किया है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड हैज नथिंग टू डू विथ सॉल्यूट से इसका कोई लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है। ये सॉल्यूट से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट ये हो गया यूनिट ऑफ केबी, मतलब यूनिट ऑफ केबी तो हमने निकाल लिया। केबी का जो वैल्यू होगा बेटा वो हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि हर एक सॉल्वेंट का पी नॉट वैल्यू अलग होगा, हर एक सॉल्वेंट का मोलर मास भी अलग होगा। तो स्टूडेंट्स वो निकालते कैसे हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ केबी। डिटर्मिनेशन ऑफ केबी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसके लिए बेटा हम लोग को डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। केबी को निकालने के लिए बेटा हमारे पास में फॉर्मूला है, द फॉर्मूला ऑफ केबी इज, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, केबी इज इक्वल्स टू आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। या फिर दूसरा फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है इट इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट, Ma, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर टी नॉट स्क्वायर इंटू Ma डिवाइड बाय, क्यों, क्योंकि LV की जगह पे अगर अपन ये लिखेंगे तो 1000 यहाँ पे क्या आएगा इंटू डेल्टा HVT हो जाएगा, वेपराइजेशन। सो यहाँ पे सबसे पहली बात तो R क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट, R इज अ गैस कांस्टेंट, T नॉट इज द, ठीक है ना, T नॉट ऊपर नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे नीचे लिखा है क्योंकि ऊपर स्क्वायर था ना, इज द, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो भी आपने सॉल्वेंट लिया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, LV, मतलब इट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो जनरली बेटा जनरली आपको किस में दिया होगा, कैलोरी पर ग्राम, मतलब ये 1 ग्राम के लिए होता है, ठीक है ना। आप लोग फिजिक्स में यूज करते हो, हम लोग तो केमिस्ट्री में बेटा वेपराइजेशन एंथैल्पी यूज करते हैं, इट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, बिकॉज वो हमेशा 1 मोल के लिए होता है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो इट इज कैलोरी पर मोल या फिर जूल पर मोल, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको दिया होगा उसके हिसाब से। तो अभी अगर हम बात करें वाटर की, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वाटर के लिए बेटा ये सब डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको डेटा दिया होगा, आपको कोई वैल्यू याद करके नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करके बताता हूँ। वाटर की बात करें, फॉर वाटर द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरीज पर ग्राम है,
ठीक है, 540 कैलोरीज पर ग्राम है। और बॉइलिंग पॉइंट तो सबको पता ही है, इट इज 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर हम लोग ये सब वैल्यू पुट करते हैं, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kb फॉर वाटर? Kb फॉर वाटर इट इज इक्वल्स टू R। R का वैल्यू बच्चों कितना होगा? 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 2 कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, क्लियर है, इनटू T नॉट का स्क्वायर। T नॉट कितना बेटा? दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ओनली 373 केल्विन इंटू 373 केल्विन डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। 1000 इंटू व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? बोलो, इट इज 540। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, इसको जब हम पूरा क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा बेटा 0.52, ठीक है, 0.52 केल्विन केजी। ये ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, ग्राम से किस में कन्वर्ट हो गया? किलोग्राम में। केल्विन केजी पर मोल बच जाएगा, केल्विन केजी पर मोल बचेगा, क्योंकि एक केल्विन और केल्विन इनवर्स तो क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो नाउ यू टेल मी बेटा, ये जो वैल्यू है केबी का, वो वाटर के लिए क्या है? फिक्स्ड है। ये वाटर के लिए आपको याद ही रखना है 0.52। अगर हम बात करें किसी भी सॉल्वेंट का केबी, तो कहने से बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए। तो इसका आंसर आ गया 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि जो डेल्टा टीबी है वो कैसे निकाला जाता है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू कैलकुलेट क्या? डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड, जैसे वहां पे हमने पढ़ा था ऑसवर्ड वॉकर मेथड बेटा, वैसे ही यहाँ पे बेटा दूसरे मेथड्स है। और एक बात बोलूं, ये मेथड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको कैसे ये कैलकुलेट करता है वो नहीं पढ़ना, सिर्फ इनके नाम जरूर याद रखना है बेटा। तो एक है बेटा बेकमन्स मेथड, दूसरा है कॉटरेल्स मेथड, ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, कॉटरेल्स मेथड। और तीसरा है बेटा सबसे बेस्ट मेथड, लैंड्सबर्जर मेथड। ये तीन मेथड से आप लोग डेल्टा टीबी निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, दिस इज सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा के दे रहा हूँ, वो आप लोगों को याद रखने, दैट इज आरपी नोट। ये जो आरपी नोट है वो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा काम के हैं, एकदम ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात, as we move to higher altitudes, point number 1, at high altitudes मतलब जब हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे, बराबर है, वहां पे बेटा मुझे था एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर कम हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब आप कम टेम्परेचर भी दोगे तो बेटा वो क्या होना चालू हो जाएगा? बॉइल होना चलेगा। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? कहाँ पे? अर्थ सरफेस पे। जब आप बेटा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ोगे धीरे धीरे मतलब वो तो बहुत ऊंचाई पे है, तो कहने से बेटा वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा कि बढ़ते जाएगा? सर कम होते जाएगा। तो अगर आप उसके हाईएस्ट पीक पे, हाईएस्ट समिट पे जाते हो बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हो, वहां पे अगर आप पानी को बॉइल करते हो, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना यहाँ पे अर्थ पे है ना, दैट इज 1 atm, उसका 1/3 हो जाएगा। तो अगर वो 1/3 हो जाएगा तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी 1/3 हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट आप बताओ कितना है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस, उसका 1/3 हो जाएगा बेटा 33.3। तो इसका मतलब अगर समझो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बेटा ऐसा कोई करेगा नहीं जाके, बट फिर भी समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर अपन माउंट एवरेस्ट पे हाईएस्ट पॉइंट पे पानी को बॉइल करें तो वो 33.3 पे बेटा बॉइल होना चालू हो जाएगा। 33.3 पे बेटा क्या हो जाएगा? बॉइल होना शुरू हो जाएगा। तो 33.3 पे क्या हो जाएगा? अगर बॉइल होना शुरू हो जाएगा तो अगर मैं उसके अंदर कूद जाऊं, सर आप जल जाओगे? नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे। अगर मैं उसके अंदर गलती से कूद भी जाऊं बेटा, मुझे वो पानी उल्टा ठंडा लगेगा। सर कैसे? वो तो बॉइल हो रहा है ना। हाँ ठंडा लगेगा, बताए क्यों? एकदम सिंपल है। आप मुझे व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर? 37। बॉडी टेम्परेचर 37 है, वो पानी जो बॉइल हो रहा है
उसका टेम्परेचर कितना है 33.3, तो वो बेटा हमको उल्टा क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया, 1/3। तो इसका वेपर प्रेशर 1/3 करने के लिए बेटा अपने को कितना हीट देना पड़ेगा, 33.3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हुए बॉइल होना शुरू हो जाएगा। पर वो पानी जो है वो कंपेरेटिवली क्या है, बहुत ज्यादा हमको वहां पे ठंडा लगेगा, बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर ही कितना है 37। तो अगर मैं उसके अंदर कोई खाना डाल दूं, चावल डाल दूं, दाल डाल दूं, तो बेटा उसके अंदर पानी में हीट ही नहीं है कि वो पानी उसको क्या कर सके, पका सके बेटा, ठीक है ना। उसको हीट है ही नहीं वो पानी में बेटा, पानी तो ठंडा है। वो तो बेटा ऐसी बात हुई कि 33.3 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में आपने चावल डाल दिया, चावल पकेंगे नहीं। वो तो आपको खाली दिख रहा है कि वो उबल रहा है, बट रियल में बेटा उसके अंदर हीट है ही नहीं, तो चावल या खाना पकेगा क्या, नहीं। इस वजह से बेटा ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इस वजह से बेटा एट हायर ऑल्टीट्यूड्स प्रेशर कुकर इज यूज्ड। ओके, आपको पता है प्रेशर कुकर हम लोग घर में क्यों यूज करते हैं सर, खाना बनाने के लिए। अरे खाना बनाने के लिए तो यूज करते हैं, मुझे भी पता है, बट खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज क्यों करते हैं, बिकॉज प्रेशर कुकर नाम से पता चलता है बेटा, प्रेशर को बढ़ाता है कि कम करता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मुझे पता बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा कि कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो उस लिक्विड का हीट कंटेंट बढ़ेगा कि कम होगा, हीट कंटेंट बढ़ेगा। और अगर हीट कंटेंट बढ़ेगा तो कुकिंग टाइम क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा बेटा। तो कुकिंग टाइम कम होने का कारण क्या है बेटा क्योंकि प्रेशर कुकर क्या अप्लाई करता है, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब वो लिक्विड ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा लेकिन बॉइल नहीं होगा, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा बट बॉइल नहीं होगा। तो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा मतलब जो भी आपने चावल या दाल डाला है उसमें उसको ज्यादा हीट मिलेगी, और अगर ज्यादा हीट मिलेगी तो बेटा उसका कुकिंग टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि अगर आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हो बिना प्रेशर कुकर के खाना बनाना वहां पे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इन वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम में बेटा मुझे बताओ एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है, हमने थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा वैक्यूम में, 0 हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो वहां पे बेटा एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं, तो बेटा लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। इसके लिए अगर आप जाते हो बेटा जहां पे वैक्यूम है, जैसे स्पेस में जाते हो, तो वहां पे बेटा बॉयल करने की जरूरत नहीं, आप बॉटल खोल दो अपने आप सब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इन वैक्यूम एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। सो देयरफॉर द लिक्विड will boil at any temperature. This is very important statement. The liquid will boil at any temperature. किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड क्या होना चालू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग एक काम कर रहे हैं, फॉर्मूला लिस्ट जो है इस टॉपिक के ऊपर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या फॉर्मूला हमने यूज किया, सब एक साथ में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू T minus T naught is equals to KB into M is equals to 1000 KB WB upon MB into WA। ये वाला फॉर्मूला जो है बेटा, इसमें मैंने सब के सब फॉर्मूलाज डाल दिए हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको मेन फॉर्मूला लिस्ट में जो अपन ने बुक बनाया है, फॉर्मूला का बुक अलग से बनाना है, उसमें बेटा ऐड कर देना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, वो हम लोग इसी के ऊपर बेस्ड होंगे बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। और वाटर के लिए केबी जो है बेटा वो फिक्स्ड है, यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है ना, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कि एंट्रेंस में कभी कभी नहीं भी दिया होता है, तो केबी फॉर वाटर सबको याद रखना है, केबी फॉर वाटर, और वो हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। इट इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल, काका जी पर मोल या फिर केल्विन केजी पर मोल। तो ऑफलाइन में तो जनरली मैं ऐसे बच्चों को याद करा देता हूँ, काका जी पर मोल, दैट इज केल्विन केजी पर मोल। सो दिस इज द एंड ऑफ एंटायर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है, बट आज का लेक्चर भी मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ स्टूडेंट थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो अगर आप लोगों को एक वन शॉट में इसको पूरा नहीं देखना है तो मत देखो, थोड़ा ब्रेक ले लो। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि मैं दोनों साथ में ही सीखा था ऑफलाइन में भी, यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंट करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट हम लोगों को ऑफलाइन में भी इसको साथ में पढ़ा देते हैं। एक बार आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज डिक्टो बाकी का पार्ट पूरा का पूरा सेम ही रहेगा।
तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग, आप चाहो तो ब्रेक ले लो, ठीक है, एक साथ में नहीं देखना तो मत देखो, थोड़ा टाइम का ब्रेक ले लो, एंड अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, आपको ब्रेक लेने के लिए बोल रहा हूँ, आप थोड़े टाइम के बाद वापस से ये कंटिन्यू देख सकते हो। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन मतलब कमी आना, एलिवेशन मतलब इंक्रीज होना, राइट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ना, सबसे पहले जैसे हम लोग ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा बिकॉज पूरा पैटर्न सेम रहेगा। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वैसे यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। सर ये क्या था, नहीं समझा, तो वहां पे से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ, ये वाला जो ग्राफ था वो किसके लिए था बच्चों? सर ये तो सॉल्वेंट के लिए था, हम ऐसे जा रहे थे ना टेम्परेचर बढ़ा के, लेकिन इमेजिन करो बेटा ये किसके लिए था? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट जो कौन से स्टेट में है? लिक्विड में है। क्लियर है? अगर हम लोग इसको हीट करने के बजाय, हीट कर रहे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, हीट करने के बजाय अगर इसमें इसको कूल करूंगा तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा बेटा, वेपर प्रेशर कम होगा। ये किसका ग्राफ है? लिक्विड सॉल्वेंट का। किसका? लिक्विड सॉल्वेंट का। तो वैसे सॉलिड सॉल्वेंट का भी तो ग्राफ होगा। सॉलिड सॉल्वेंट का बेटा वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो अगर मैं सॉलिड सॉल्वेंट को हीट कर रहा हूं, लिसन टू मी केयरफुली, सॉलिड सॉल्वेंट को, ये किसका ग्राफ है? सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मैं सॉलिड सॉल्वेंट को हीट करूंगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। और लिक्विड सॉल्वेंट को कूल करूंगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। सॉलिड सॉल्वेंट को हीट किया, लिक्विड सॉल्वेंट कूल किया, सॉलिड सॉल्वेंट को हीट किया, लिक्विड सॉल्वेंट को कूल किया, सॉलिड सॉल्वेंट को हीट किया, लिक्विड सॉल्वेंट को कूल किया। तो कहने से दोनों एक टेम्परेचर पे आके मिलेंगे बेटा। उस टेम्परेचर पे दोनों का बेटा वेपर प्रेशर क्या है? इक्वल है। उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। I'll repeat, freezing point of the pure solvent. So what is the definition of freezing point? Freezing point is the temperature, it is the temperature at which, vapor pressure of liquid solvent is equals to vapor pressure of what? Solid solvent. So freezing point is the temperature at which the vapor pressure of liquid, is equal to vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solid, ठीक है। It is equal to vapor pressure of the solid, ठीक है। Can we say that they are in equilibrium at that temperature? So at freezing point, liquid solvent and solid solvent are in equilibrium. Solid solvent are in equilibrium. वो दोनों कहाँ पे होंगे बच्चों? इक्विलिब्रियम पे होंगे। सो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, राइट ना। अगर मैं इसमें सोल्यूशन ले लूं तो बेटा सोल्यूशन का जो ग्राफ होगा, सोल्यूशन का ग्राफ जो होगा वो इसमें नीचे से शुरू होगा बेटा, इसमें नीचे से शुरू होगा। तो अगर वो नीचे से शुरू हो रहा है, समझो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो बेटा ये है आपका सोल्यूशन का ग्राफ, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा समझो सोल्यूशन नंबर 1। तो आप मुझे था इस टेम्परेचर पे जहां पे सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है, उस टेम्परेचर पे सोल्यूशन फ्रीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वो सॉलिड वाले लाइन को तो टच ही नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स कीप दिस इन माइंड, इसको और कूल करना पड़ेगा तब जाके वो इसको टच कर पाएगा इस तरीके से। तो जब ये इधर आ रहा है, जब ये इधर आके इसको टच कर रहा है, तब जाके बेटा वो क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सॉलिड में। तो मुझे तब बेटा सोल्यूशन को अगर मुझे फ्रीज करना है तो उसके लिए मुझे टेम्परेचर को और कम करना पड़ा। तो ये जो टेम्परेचर अभी मुझे मिला है इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? टी बोलूंगा। इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द डैश सोल्यूशन की सॉल्वेंट, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन।
तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और कूल करना पड़ेगा। तो कहना है से बेटा इन दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो दैट इज नथिंग बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल, क्या ऐड करेंगे हम लोग, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, ठीक है, टू द सॉल्वेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट, the freezing point decreases. This decrease in freezing point is called, this decrease in freezing point is called as depression in dash point freezing point. It is known as depression in freezing point. ठीक है, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, depression in freezing point, and it is denoted by delta T. So delta T will be equal to what minus what? Is it T naught minus T or T minus T naught? अभी ज्यादा देखो T naught है, T naught बेटा ज्यादा है ना, so इसका फॉर्मूला हो जाएगा T naught minus T। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एलिवेशन की बात हो रही तो बेटा T minus T naught आया था, और अभी क्या आया, T naught minus T आया। So how will you define depression in freezing point? It is defined as the difference between, आप लोग खुद से ट्राई करो, it is defined as the difference between, it is defined as the difference between the freezing point of pure solvent, it is defined as the difference between freezing point of the pure solvent and the freezing point of a solution containing, and it is defined as the freezing point of a solution containing non-volatile solute, non-volatile solute. So it is defined as the difference between the freezing point of pure solvent and the freezing point of the solution containing non-volatile solute. तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसके अंदर एक और सोल्यूशन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, इस तरीके से और एक ड्रॉ कर दूं, सोल्यूशन नंबर 2, ये बेटा सोल्यूशन नंबर क्या है, 2 है। तो स्टूडेंट्स अगर सोल्यूशन नंबर 2 है तो इसका भी लाइन इस तरीके से और पीछे आएगा, इस तरीके से और नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाले लाइन को थोड़ा सा हम लोग और पीछे ड्रॉ कर लेते हैं समझाने के लिए। देखिए ये वाला लाइन थोड़ा और नीचे जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला लाइन को और थोड़ा मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरीके से। तो अगर ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है ना, नीट एंड क्लीन आप लोगों को भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अभी आप बताइए बच्चों, यहाँ पे बेटा ये वाला जो ग्राफ है वो और थोड़ा नीचे आ जाएगा इस तरीके से, है ना, ठीक है। तो इसको भी बेटा अगर हम लोग प्रीवियस जैसे वहां पे हमने पढ़ा था कि इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वैसे अगर हम लोग करें तो कहना से बेटा इसका भी जो डेल्टा टी होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अभी वो सेम स्टोरी वापस से ड्रॉ करके चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा, हम लोगों को यहाँ पे वापस से सेम लिखने की जरूरत नहीं बेटा। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स क्या होंगे बेटा, एक दूसरे को ऑलमोस्ट क्या होंगे, सिमिलर होंगे, वही सेम स्टोरी है बेटा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, बट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग ने प्रूव किया था प्रीवियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में दैट डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए, सॉरी एम बी डब्ल्यू ए, ठीक है ना, इंटू पी नॉट। तो वो तो क्या गया था बेटा, कांस्टेंट में चला गया था। देयरफॉर वी कैन से दैट डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू बी अपॉन क्या, एम बी डब्ल्यू ए बोलेंगे बेटा। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो बताओ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा व्हिच इज नोन एज के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आप देखोगे सेम पैटर्न पे जा रहा है बेटा, सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोलेंगे, इसको कांस्टेंट बोलेंगे ना। हाउ टू डिफाइन दिस, अगर हम लोग इसमें बेटा केस 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। केस 1 क्या होगा बताओ, केस 1 में हम लोग डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो दैट इज 1 मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, 1 मोल ऑफ, सेम स्टोरी है, सेम
1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, बस वहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है। और यहाँ पे WA को बेटा कितना ले लेंगे हम लोग, 1 ग्राम ले लेंगे। ये किसकी बात हो रही है, सॉल्वेंट की। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, डेल्टा T विल बी इक्वल टू क्या, K, ठीक है ना। तो हाउ विल यू डिफाइन दिस K, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट, आप लोग खुद से लिख सकते हो, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज dissolved in dash gram of solvent, 1 gram of solvent। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी क्लियर, इट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। केस 2 की बात करूं अगर मैं, तो केस 2 में क्या आएगा बच्चों, WB अपॉन MB क्या हो जाएगा अभी हमारा, इट विल बी इक्वल टू 1, अगेन इट इज 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। इसमें मैं WA को कितना मानूंगा, 100 ग्राम, ठीक है ना। तो ये 100 ग्राम वाले को क्या बोलेंगे फिर, अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा T विल बी इक्वल टू K अपॉन 100 आएगा, और इसी को बेटा हम लोग K डैश बोलेंगे। इसको हम लोग का नाम क्या दिया था, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे। सो मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट K डैश बोलेंगे। हाउ विल यू डिफाइन दिस, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, it is the depression in freezing point when 1 mole of solute is dissolved in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent, 1 mole of solute is dissolved in 100 gram of the solvent, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, K will be equal to 100 times क्या, K dash, K will be equal to 100 times K dash। So therefore नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, therefore we can say that delta T will be equal to 100 into K dash, 100 into K dash, ठीक है ना। WB सेम स्ट्रेटजी, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, देख सकते हो आप लोग, MB अपॉन MB into WA, ये हो गया केस 2, ठीक है। अगर हम बात करें केस 3 की बेटा, तो केस 3 में क्या होगा, केस 3 में WB अपॉन MB कितना हो जाएगा, इट इज अगेन 1 होगा, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ही लेंगे अभी भी, एंड WA कितना लेंगे बच्चों, WA विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1000 ग्राम। तो अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो बताओ डेल्टा TB क्या हो जाएगा, डेल्टा TB लिखेंगे अभी, TF लिखेंगे, सॉरी F। सो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू K अपॉन क्या, 1000 लिखेंगे, और इसी को बेटा हम लोग KF लिखेंगे, क्या लिखेंगे, KF। और इसके वहां पे कितने नाम थे, 3 थे, यहाँ पे भी सेम 3 नाम होंगे। सबसे पहले मोलाल, क्योंकि 1 मोल के लिए होता है, हमने प्रूव किया था, इट इज नथिंग बट KM, M आएगा इसमें, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। दूसरा नाम वहां पे एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट था, यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका नाम हो जाएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तीसरा नाम बोलो, तीसरा नाम वहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट था, यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे नया फॉर्मूला बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, व्हाट विल बी K इक्वल टू, इट इज 1000 इंटू KF आएगा। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, डेल्टा TF, F स्टैंड्स फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, delta TF is equals to 1000 KF WB upon MBWA, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसमें अभी हम लोग को KF और इसकी जगह पे WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000, इसकी जगह पे हम लोग M लिखेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस बोर्ड पे इसको प्रूव भी किया था, दिस इज नथिंग बट मोलालिटी। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया था, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 KF WB अपॉन MBWA, राइट। बट हम लोगों को पता है, वी नो दैट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी प्रूव किया था, वी नो दैट 1000
WB अपॉन MB WA, इसको हमने प्रूव किया दैट इज इक्वल्स टू M, दैट इज मोलालिटी। यस और नो, ये हमने प्रूव भी किया था। दिस इज नथिंग बट मोलालिटी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, पुट करेंगे तो यहाँ पे KF इंटू क्या आएगा बच्चों, M आएगा। M स्टैंड्स फॉर मोलालिटी। सो ये हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। वहाँ पे डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M था। मैंने आपको पहले बोला था ये दोनों बेटा एक दूसरे से बहुत ही मैच करते हैं पैटर्न वाइज, डेरिवेशन वाइज, इस वजह से मैं हमेशा साथ में सिखाता हूँ। यहाँ पे जो KF है बेटा उसको क्या बोलते हैं, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, ध्यान दीजिएगा, या फिर इससे अगर हम बात करें यूनिट ऑफ KF की, तो यूनिट ऑफ KF क्या क्या हो सकता है। तो बेटा यूनिट ऑफ KF इज नथिंग बट डेल्टा TF अपॉन मोलालिटी होगा। तो बेटा वो तो सेम हम लोगों ने पढ़ा ही है। यूनिट ऑफ KF अगर देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी आइदर केल्विन kg पर मोल हो जाएगा, केल्विन kg पर मोल, और वी कैन से केल्विन की जगह पे डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस kg पर मोल, ये भी लिख सकते हैं। या फिर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे केल्विन मोलारिटी, तो Km रेज़ टू -1, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ KF की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो KF की वैल्यू जैसे हम लोगों ने बेटा KB का वैल्यू निकाला था, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सॉल्वेंट। ठीक है ना, जो KF होता है बेटा इट अगेन ओनली डिपेंड्स ओनली ऑन द सॉल्वेंट, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे KB है बेटा वैसे ही KF है, और कुछ नहीं है। अगर मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करूं या फॉर्मूला पढ़ूं तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, KF इज इक्वल्स टू R TF का स्क्वायर, वहां पे T0 लिखा था, T0 की जगह पे आप TB भी लिख सकते हो, यहाँ पे TF स्क्वायर लिख रहा हूँ, 1000 इंटू LV, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग आ जाएगा, LF ले लेते हैं, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, लेटेंट हीट ऑफ F का मतलब यहाँ पे फ्यूजन ले लेते हैं। चलो, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग ही होता है ना। तो आप मुझे इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, RTF का स्क्वायर अपॉन 1000, इधर एंथैल्पी ऑफ, वहां पे वेपराइजेशन था, यहाँ पे फ्यूजन आ जाएगा, इनटू अपॉन में मोलर मास आएगा, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बेटा। और अगर हम लोग चाहे तो वाटर के लिए कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैं डेटा आप लोगों को देता हूँ। देखो फॉर वाटर है, अगर हम बात करें फॉर वाटर की, फॉर वाटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है इट इज अगेन कैलोरी पर ग्राम सेम था, इट इज 80 कैलोरीज पर ग्राम दिया हुआ है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो था TF दिया है बेटा इट इज 273 केल्विन, 273 केल्विन सबको पता है। तो अगर मैं पुट करता हूँ KF का फॉर्मूला में, सो KF इज इक्वल्स टू R का वैल्यू 2 है, इनटू TF कितना है बच्चों 273, सो 273 इंटू 273 डिवाइड बाय 1000 इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने। अगर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो मैं तो बोलूँगा इसको याद ही रखना, इट इज 1.86 केल्विन kg पर मोल, या डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना। KF का वैल्यू फॉर वाटर फिक्स्ड है 1.86। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना। अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला, तो हम लोगों ने जैसे वहाँ पे फॉर्मूला लिखा था वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग एक काम कर लेते हैं, और वो ये है बेटा कि इसके ऊपर RP नोट्स लिख लेते हैं थोड़े से, फिर लास्ट में मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ। RP नोट, ठीक है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो ये कितना जल्दी हो गया बेटा, क्योंकि ये वाला अगर हम लोग ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला पढ़ लिया तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है, बिकॉज सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। और मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा जब पढ़ोगे तभी भी इसको दोनों साथ में पढ़ना। RP नोट में सबसे पहली बात तो एंटी फ्रीज सोल्यूशन। सर ये एंटी फ्रीज सोल्यूशन क्या होता है? जो कोल्ड कंट्रीज होती है बेटा, कोल्ड कंट्रीज, सुनो मेरी बात ध्यान से, जो कोल्ड कंट्रीज होती है बेटा उसमें जो कार होती है बेटा, उनके रेडिएटर में पानी डाला जाता है। ठीक है ना, तो मैं बता दो कोल्ड रीजन जो होता है बेटा, एकदम शॉर्ट में लिख के देता हूँ,
कोल्ड रीजन में जो कार होती है बेटा, कार, ठीक है, जैसे कोल्ड रीजन की बात करें बेटा, कनाडा है या फिर उसके भी अंदर जाएंगे तो और कोल्ड रीजन है, तो कार्स के अंदर बेटा रेडिएटर्स होते हैं। कार के अंदर क्या होता है, रेडिएटर, और उसमें क्या आता है, वाटर आता है। तो मुझे कोल्ड कंट्रीज में तो बेटा टेम्परेचर बहुत नेगेटिव में होता है बहुत बार, तो वो तो बेटा वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। वाटर जो होगा बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है बेटा। तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, रेडिएटर में वाटर के साथ साथ बेटा कुछ ऐड करते हैं। क्या डालते हैं, वाटर के साथ कुछ तो ऐड करते हैं जो उसको फ्रीज होने नहीं देगा। इसके लिए बेटा इसको क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीज सोल्यूशन। तो एंटी फ्रीज सोल्यूशन क्या करेगा बेटा, उसको फ्रीज होने नहीं देगा। और वो सोल्यूशन जो यूज होता है वो या तो इथिलीन ग्लाइकॉल यूज होता है, बहुत ज्यादा तौर पे तो इथिलीन ग्लाइकॉल यूज होता है, या फिर कभी कभी ग्लिसरॉल भी यूज होता है, और बहुत ही और इथेनॉल भी यूज किया जा सकता है। तो याद रखना बेटा, ये क्या करेंगे, उस पानी को फ्रीज होने नहीं देंगे बेटा। पानी को फ्रीज होने नहीं देंगे, पानी फ्रीज नहीं होगा तो बेटा सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो गाड़ी सुबह स्टार्ट हो जाएगी बेटा। तो एंटी फ्रीज सोल्यूशन वो होता है जो बेटा पानी को फ्रीज होने नहीं देगा। ये कोल्ड कंट्रीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट के बारे में, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट में बेटा अगर हम बात करें तो जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट लाइक CaCl2, NaCl are generally used, ठीक है ना, इनको जनरली यूज करते हैं टू ऑब्टेन लो टेम्परेचर, ठीक है ना। जब अगर हम लोग आइस में बेटा अगर हम लोग सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, और इसका टेम्परेचर बेटा समटाइम्स इट में अचीव -33 डिग्री सेल्सियस। आइस प्लस सॉल्ट का जो मिक्सचर होता है बेटा, तो कैन वी से दैट बेटा, मैं अगर किसी आइस के अंदर या किसी भी कोल्ड जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या डाल दूं, आइस डाल दूं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -30, मतलब इतना टेम्परेचर हम लोग अचीव कर सकते हैं बेटा। तो ये टेम्परेचर अचीव करने के लिए हमने उसमें क्या डाला, सॉल्ट डाला। क्या डाला बच्चों, सॉल्ट डाला ना। एक पॉइंट और ऐड करते हैं हम लोग, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग मिक्सचर। आपने बहुत बार देखा रहेगा जो रोड साइड में जो आइसक्रीम वाले रहते हैं, ठीक है ना, मेवाड़ आइसक्रीम आपने देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, आइस के अंदर क्या डाल देते हैं, थोड़ा सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट डालने से बेटा उसका टेम्परेचर -23 -33 के रेंज में चला जाता है, तो आइसक्रीम जो है जल्दी से मेल्ट नहीं होती है। इसी को बेटा क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है। ओके ना, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो मुझे था डेल्टा TF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0 माइनस T, इट इज इक्वल टू KF इंटू M लिख सकता हूँ मैं, इट इज इक्वल टू KF इंटू M, इट इज इक्वल टू 1000 KF WB अपॉन MB इंटू WA लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा TF, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलालिटी। तो कहने से डेल्टा TF इज अगेन इट इज अ डैश प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो कहने से बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, तो कहने से दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, यस। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। all colligative properties are directly proportional to molality. They are directly proportional to molality. All colligative properties are inversely proportional to molar mass of solute. They are inversely proportional to molar mass of the solute, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से सुनो, क्या मैं इस मेथड से मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकता हूँ, यस। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मतलब MB निकाल सकता हूँ। इस मेथड को बोला जाता है क्रायोस्कोपी। सो व्हाट इज क्रायोस्कोपी, क्रायोस्कोपी कांस्टेंट था ना KF, वैसे क्रायोस्कोपी इज द मेथड टू डिटरमाइन
मेथड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग depression in freezing point. Very very important MCQ question. Cryoscopy is the method to determine depression in molar mass of the solute using depression in freezing point. Depression in freezing point. वैसे बेटा एक एबिलोस्कोपी भी होता है. एबिलोस्कोपी. What is एबिलोस्कोपी? एबिलोस्कोपी में हम लोग क्या करेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वजह से मोलर मास निकालेंगे. So it is a method to determine. Method to determine. It is a method to determine molar mass of dash solute using elevation in boiling point. Using elevation in boiling point. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग प्लीज इसको याद रखना. नेक्स्ट अगर हम बात करें डेल्टा टीएफ जो है बच्चों, डेल्टा टीएफ इसको निकालने के लिए कोई मेथड्स है क्या? जैसे वहां पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल में कौन कौन से मेथड्स थे? एक तो था हमारे पास में बेकमन्स मेथड, दूसरा था हमारे पास में कॉटरल्स मेथड एंड थर्ड था लैंड्स-बोर्जर मेथड. तो यहाँ पे बेटा दूसरे कौन से मेथड है? एक तो है इसमें भी बेटा हम लोग बेकमन्स मेथड ही यूज करते हैं, ये थोड़ा याद रखना पड़ता है. बेकमन्स मेथड. दूसरा बेटा इसमें मेथड का नाम है रास्ट मेथड. रास्ट, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट के नाम याद रखना. इन दो मेथड्स को भी खाली नाम याद रखना बेटा, हमको इसको सॉल्व करना कुछ जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? चलिए ओके. तो ये हो गया बेटा मेथड्स के नाम जो आप लोगों को डेल्टा टीएफ फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे. ना स्टूडेंट्स अभी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्लीज याद रखना. वैल्यूज ऑफ केएफ एंड केबी फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स जनरली आपको याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़े 3 से 4 सॉल्वेंट का एक टेबल बना के देता हूँ जो आप लोग प्लीज एंट्रेंस एग्जाम के लिए याद रखना. सॉल्वेंट, ठीक है, केएफ, केबी पहले लिख लेते हैं एंड केएफ. ठीक है, तो वाटर के लिए तो सबको याद ही रखना है बेटा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा याद रखना है. और एटलीस्ट मैं जितना लिख के दे रहा हूँ बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से प्लीज इसको याद रखना. वाटर के लिए केबी कितना होता है? 0.52 होता है और ये 1.86 होता है. केएफ का वैल्यू जनरली हाई होगा. ठीक है, उसके बाद में क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है ना बेटा, तो फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, राइट. नेक्स्ट अगर हम बात करें इथेनॉल की, इथेनॉल की बात करें तो बेटा ये है 1.15. ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं. 1.99. तीसरा जो आपको मैं देने वाला हूँ याद रखना, इट इज CCl4. CCl4 का बेटा बहुत ज़्यादा केएफ होता है. इट इज केबी इज 5.02 एंड ये 29.8 होता है. ठीक है, उसके बाद में क्लोरोफॉर्म का भी याद रखना सब लोगों ने. क्लोरोफॉर्म का जो वैल्यू है 3.67 एंड 4.70. ठीक है, और एक लास्ट में बेटा बेंजीन C6H6 ये भी ऐड कर देना. बेंजीन का जो वैल्यू है वो 2.70 है और ये वैल्यू है जो है वो बेटा कितना 5.12 है. ठीक है, ये टेबल आपको याद रखना है ताकि इसके ऊपर कभी इन शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बेटा आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स मैंने भले थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाया बट मैंने दोनों चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ को कवर कर लिया है. आप लोग नोट्स अच्छे से बनाना क्योंकि हम लोग इसी के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इस लेक्चर के एंड में, लेक्चर नंबर 14 के एंड में आपको 2 पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं, एक क्लासवर्क और एक होमवर्क. नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 में मैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा. लेक्चर नंबर 15 में हम लोग सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे पीडीएफ के. सो आज का लेक्चर आई नो थोड़ा बड़ा है, आप लोग रिक्वेस्ट है कि इसको अगर आपने एक पार्ट में नहीं देखा 2 पार्ट्स में देख सकते हो अच्छे से, बट नोट्स अच्छे से जरूर बनाना. तो अभी हमारा सिर्फ एक ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बचा है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, बट वो हम लोग लेक्चर नंबर 16 में स्टार्ट करेंगे. दिस इज लेक्चर नंबर 14. 15 में हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इन दोनों के, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. 16 में हम लोग बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा कुछ बचा नहीं है, कम से कम 3 से 4 लेक्चर, मैक्स टू मैक्स 3 या 4, उससे ज्यादा और लेक्चर्स होने वाले नहीं है. ठीक है, तो आप इसका फोटो ले लो. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द एमसीक्यू डिस्कशन. टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर.